Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, चैप्टर नंबर 9 का सॉल्यूशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड के जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो कौन सी एनर्जी चेंजेस आती हैं, प्लस हम हाइड्रेशन एनर्जी और उसको जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जब भी हम किसी भी सॉलिड को हम किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। अब जब भी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन को हम एक्सप्लेन करते हैं वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बेस पे। तो सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है, जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो अट्रैक्शन किसकी है? सोल्यूट के कंपोनेंट की आपस में अट्रैक्शन, सॉल्वेंट के कंपोनेंट की आपस में अट्रैक्शन और फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन। तो सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि सॉल्यूशन बनता कैसे है, हमें इन तीनों तरह की फोर्सेस को देखना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी जो हमारे पास कोई भी सॉलिड होता है उसमें आयंस, उसमें मॉलिक्यूल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं और उनके दरमियान एक पार्टिकुलर डिस्टेंस होता है। उनको उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर आयनिक डिस्टेंस कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर जब मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा और इंटर आयनिक डिस्टेंस या फोर्स कहेंगे जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड होगा। अब किसी भी कंपाउंड में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, जब आप डिसॉल्व करेंगे उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा इन फोर्सेस को जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान है। देखिए, सोल्यूट के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है आपस में, उसके आयंस के दरमियान, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो अट्रैक्शन है उसको। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन उसको ओवरकम कर लेती है तो सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर ओवरकम नहीं कर पाती तो फिर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड देखें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो वीक फोर्सेस होती हैं, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाली फोर्सेस जो हैं ये आमतौर पर नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती हैं। डायपोल डायपोल पोलर में है लेकिन वीक डायपोल डायपोल पोलर है। तो ये बेंजीन जैसे सॉल्वेंट जो कि नॉन पोलर है, मॉलिक्यूलर सॉलिड ज्यादातर नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। अगर हम आयनिक सॉलिड को देखें तो आयनिक सॉलिड चूंकि पोलर होते हैं, इनमें आयंस होते हैं, तो आयनिक सॉलिड जो है ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स में, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, ये नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड में अगर हम केन शुगर की बात करें, केन शुगर ये हमारे पास जो चीनी है ये C12H22O11, ये एक कवलेंट सॉलिड है। कवलेंट सॉलिड है लेकिन है पोलर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। तो बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये वाटर में इजीली डिसॉल्व कर जाता है। वाटर भी पोलर है, ये भी पोलर है और ये बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब चूंकि ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो ये केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, बेंजीन यानी ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी का यूनिवर्सल प्रिंसिपल तो आपने सुन रखा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्योंकि आयनिक सॉलिड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो इनको ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है वो भी अच्छा खासा पोलर होना चाहिए, जैसा कि वाटर है, जैसा कि वाटर में बहुत ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा पोलर है, तो ये ओवरकम कर सकता है आयनिक सॉल्वेंट की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। लेकिन अगर हम इनको वीकली पोलर सॉल्वेंट, मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट जैसे एसीटोन वगैरह है, उनमें आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करने की कोशिश करें जैसे NaCl है, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। एनर्जेटिक्स ऑफ द सॉल्यूशन, एनर्जेटिक्स होता है कि जब भी आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो एनर्जी चेंजेस आती हैं उसको हम कहते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो या तो सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, या एक्सो होगा, हीट इवॉल्व होगी। तो ये जो है हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास सॉल्यूशन की एनर्जेटिक्स हैं, यानी सॉल्यूशन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो सकता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस में एक्चुअली ये होता है कि जो सोल्यूट और सोल्यूट के पार्टिकल की आपस में अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और जो नई अट्रैक्शन बनती है वो वीक होती है। रिजल्ट क्या निकलता है? बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है और जो नए बॉन्ड बनते हैं वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है।
लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में जो सोल्यूट और सोल्यूट की आपस में अट्रैक्शन है वो वीक होती है, और जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन बनती है वो स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो जाती है। सादा लफ्जों में ऐसे समझें, जब ब्रेक होने वाले बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं तो सोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है, जब बनने वाले बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं तो सोल्यूशन है एक्सोथर्मिक होता है। अब ओवरऑल एनर्जी चेंज कैसे निकालेंगे हम? ओवरऑल एनर्जी चेंज जो है वो पॉजिटिव होगी तो एंडोथर्मिक सोल्यूशन होगा, और अगर वो नेगेटिव आएगी तो वो एक्सोथर्मिक सोल्यूशन होगा। इसके लिए हम प्रोसेस ऑफ डेसोल्यूशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट है, लिथियम क्लोराइड है, NaCl है। जब भी आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में साल्ट ब्रेक होता है, जैसे कि NO3 है, पहले स्टेप में ब्रेक होगा। इसी तरह पहले स्टेप में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो भी आपस में ब्रेक होंगे, मींस सोल्यूट और सोल्यूट के पार्टिकल भी ब्रेक होंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दूर होंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उनका डिस्टेंस बढ़ेगा, और फिर नई अट्रैक्शन डेवलप होगी सोल्यूट और सॉल्वेंट की। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब देखना ये होगा कि जो सोल्यूट और सोल्यूट के बॉन्ड हमने ब्रेक किए हैं, क्या उसमें ज्यादा एनर्जी यूज हुई है, या जब वाटर ने सराउंड कर लिया है ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। अगर तो बॉन्ड जो ब्रेक हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग थे, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो सोल्यूशन की नेचर एंडोथर्मिक होगी। लेकिन अगर बॉन्ड वीक थे, इजीली ब्रेक हो गए, तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी जो बाद में वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, सॉल्वेट करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, वो वाली एनर्जी ज्यादा है, तो सोल्यूशन एक्सोथर्मिक हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ डेसोल्यूशन में देखें, ये हमारे पास NaCl है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो ये ब्रेक होगी, सोडियम और क्लोराइड अलग-अलग हो जाएंगे। सोडियम को सराउंड कर लेगा वाटर ऑक्सीजन वाली साइड पे, क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और क्लोराइड को सराउंड कर लेगा हाइड्रोजन वाली साइड पे। अब अगर सोडियम और क्लोराइड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग अनफ है तो फिर तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसको ओवरकम नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से ये जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब जो कि NaCl डिसॉल्व होता है, इसका मतलब वाटर अच्छा खासा पोलर सॉल्वेंट है, ये इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेता है। जो सोडियम है इसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। सोडियम जो है, सोडियम आयन, इसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो इन फोर्सेस को कहेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस। इस सराउंड करने के प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, और इस आयन को हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयन। अगर वाटर के अलावा कुछ सॉल्वेंट हो तो हम इस प्रोसेस को सॉल्वेशन कहते हैं, और इस आयन को कहते हैं सॉल्वेटेड आयन, और एनर्जी को कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। अब जब सोल्यूशन बनता है, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। अगर ये दोनों काम नहीं हो रहे, सोल्यूशन आइडियल है। वो एनर्जी चेंज जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको हम कहते हैं दिस इज एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ सोल्यूशन, जिसको आप चैप्टर 7 में पढ़ रहे हैं। ये कैसे निकालते हैं? सोल्यूशन के कंपोनेंट है जो सोल्यूशन की एंथैल्पी है, और फिर कंपोनेंट्स की एंथैल्पी है, दोनों का डिफरेंस जो है दिस इज एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। इट मे बी एक्सोथर्मिक, इट मे बी एंडोथर्मिक। नेक्स्ट है हीट ऑफ सोल्यूशन में, ये हमारे पास NaCl है। जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये इतनी हीट इवॉल्व होती है, प्लस 2.008 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब इसको आप एक्सेस वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इनफिनिट डिल्यूशन करते हैं, इनफिनिटली डिल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसमें फर्दर कोई हीट चेंज नहीं आती है। यानी आप इतना सॉल्वेंट डिसॉल्व कर देते हैं, इतना सॉल्वेंट सॉरी उसमें मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं कि सोल्यूट में फर्दर वाटर ऐड करने से अगर कोई सॉल्यूशन में एंथैल्पी चेंज ना आए तो उसको कहते हैं इनफिनिटली डिल्यूट सॉल्यूशन। तो जो इनफिनिटली डिल्यूट सॉल्यूशन जब बनता है तो फिर 4.98 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज वेरी क्लोज टू जीरो। इसका मतलब है NaCl का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट आइडियल होता है। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली ये एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है जब हमारे पास 1 मोल ऑफ जो आयन है उसको हम वाटर से सराउंड कराते हैं। तो दिस इज द एनर्जी रिलीज when 1 mole of the gaseous ion is dissolved in water to form infinitely dilute solution। जब वाटर मॉलिक्यूल किसी भी सोल्यूट के आयंस के साथ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयन। वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयंस। कुछ आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी जैसा कि हाइड्रोजन की 1075 है, लिथियम। याद रखिएगा हाइड्रेशन एनर्जी साइज के बड़ा होने से कम हो जाती है और चार्ज के ज्यादा होने से ज्यादा हो जाती है। यानी ये चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतने ही आयंस वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखते हैं।
अब सॉल्यूशन जब बनता है तो पहले मरहले में जो है वो सोल्यूट को ब्रेक भी करना होता है, और सोल्यूट को ब्रेक करने को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन मोल ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू गैसियस आयंस। दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आमतौर पर आयनिक सॉलिड की ज्यादा होती है मोलेकुलर सॉलिड से। दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप लैटिस एनर्जी, पहले आयनिक सॉलिड ब्रेक होगा, और फिर दूसरे नंबर पे होगी हाइड्रेशन एनर्जी कि उसको सराउंड करेगा वाटर। अब अगर तो लैटिस एनर्जी ज्यादा हो तो सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो तो सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक हो जाएगा। हाइड्रेशन हाइड्रेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी आयन को, किसी भी मॉलिक्यूल को सराउंड करते हैं। सॉल्वेशन होता है, वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट सराउंड करे तो वो सॉल्वेशन है, अगर वाटर सराउंड करे तो उसको कहते हैं दिस इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के बाद है हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन होता है जिसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, उसको हाइड्रेटेड आयन कहते हैं। और केमिकली वाटर के साथ जितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन अटैच होते हैं उसको कहते हैं हम हाइड्रेट। ऐसे कंपाउंड को, जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और 5 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कॉपर सल्फेट जब ये इकट्ठे होते हैं तो इसको कहते हैं हाइड्रेट। हाइड्रेट ऐसा कंपाउंड जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, और जिस कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं उसको हम हाइड्रेट कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल यानी जो हमारे पास कंपाउंड है प्लस वाटर मॉलिक्यूल दोनों का कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन जो है दिस इज हाइड्रेट, और वाटर मॉलिक्यूल को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फाइनली इसकी एग्जांपल देखें, जैसे कॉपर सल्फेट है, पेंटाहाइड्रेट है, तो इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ओवरऑल ये हाइड्रेट है। इसी तरह से सोडियम सल्फेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। लास्ट में हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। एक तो साइज ऑफ आयन है, जितना साइज छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि साइज छोटा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड करेंगे। दूसरा है चार्ज, चार्ज ज्यादा हो तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, आप इसको चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं। चार्ज डेंसिटी एक्चुअली होता है चार्ज ओवर साइज की रेशो। चार्ज ज्यादा हो, साइज कम हो तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा हो जाती है, यानी हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। जैसा कि देखें कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 प्लस है, तो कॉपर 2 प्लस के साथ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे क्योंकि कॉपर का साइज स्मॉल है। अगर जिस पर भी चार्ज +2 है और सल्फेट पर -2 है, चार्ज तो इक्वल है, लेकिन वाटर ज्यादा सराउंड कॉपर को करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉपर आयन जो है उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो 5 में से 4 वाटर जो है वाटर के मॉलिक्यूल जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कॉपर के साथ अटैच होते हैं, और एक जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सल्फेट के साथ अटैच होता है। यानी जिसका साइज जितना छोटा होगा वाटर मॉलिक्यूल उतने ज्यादा अटैच होंगे, और जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। चार्ज ज्यादा होने से मुराद है चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।